नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका स्वागत करती हूँ। ध्रुव स्वामिनी पर हमारे ई व्याख्यान का जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में हम आज एक और चर्चा करने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु पर। आगे हम उसके पात्रों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो नाटक ध्रुव स्वामिनी के पहले हम आपको प्रसाद जी का परिचय बता चुके हैं। हम उसका संक्षिप्त सारांश पढ़ चुके हैं। एक शास्त्रीय संरचना पर उसका हम कर चुके हैं, शास्त्रीय संरचना पर व्याख्यान कर चुके हैं। अभी हम कथा वस्तु जो है उस पर कितना महत्व या कितना जयशंकर प्रसाद जी ने क्या मुख्य बात बताने की कोशिश की है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु के समुचित विकास में कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया है, यानी कि कार्यक्रमों का विशेष महत्व माना गया है, जो इसके प्रथम अंक में प्रारंभ और प्रयत्न, द्वितीय अंक में प्राप्ति की अभिलाषा और तृतीय अंक में नियताप्ति और फलागम जैसे कार्य व्यवस्था का समायोजन हुआ है। यानी कि आप इसको समझिए कि 3 अंकों में तीनों ही तरह के फल प्राप्त होते हैं, जो इस कथा वस्तु की बहुत ही श्रेष्ठ बात है। इसीलिए इस पर एक अलग से व्याख्यान किया गया है। यानी प्रथम अंक में प्रारंभ और प्रयत्न, यानी प्रयत्न किया जा रहा है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का। द्वितीय अंक में प्राप्ति की अभिलाषा, यानी जो शकराज है वो ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना चाहता है। रामगुप्त अपने सिंहासन पर अपने हक को बनाए रखने की अभिलाषा में है और चंद्रगुप्त अपने देश की रक्षा करने की अभिलाषा रखना चाहता है। तृतीय अंक जो निर्णायक अंक है, तृतीय अंक में नियताप्ति और फलागम जैसे कार्य व्यवस्था का समायोजन हुआ है। यानी कि तृतीय अंक में हम आपके सामने बताते हैं कि किस तरह से पूरे कथा वस्तु का, इस नाटक का पटाक्षेप हुआ और उसका परिणाम क्या निकला और क्या व्यवस्था स्थापित हुई है। जब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के प्रति ऐसा विचार रखती है, वह यह विचार रखती है, क्या कहती हैं वो, देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। आप देखिए इन शब्दों में कितना वजन है, इन शब्दों में कितनी बड़ी बात है कि यदि एक कापुरुष, सामर्थ्यहीन पुरुष अपने सामर्थ्य को नहीं जानता और योग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो वह उस स्थान के लायक नहीं है। एक स्त्री अपने पति से कहती है कि इन पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति, यानी मूक, जहाँ जब जिसके साथ चाहे हाँक दी जाए ऐसी पशु संपत्ति, ऐसी गाय भेड़ बकरी समझ लिया है और उसको समझ करके उस पर अत्याचार करने का एक अभ्यास बना लिया है कि ऐसा होता ही आया है। और पर वह अभ्यास, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, नारी के गौरव को बचा नहीं सकते, तो उसे बेच भी नहीं सकते हो। ये बहुत गहरी बात वो अपनी इस पूरी इसमें कथा वस्तु का सारांश जयशंकर प्रसाद इन शब्दों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अपने जीवन एवं देश की यथार्थ सम्मान की खातिर वह आत्महत्या करने को भी उतारू हो जाती है। उसके स्वाभिमान को यह हम स्वीकृत नहीं है कि उसे इस तरह पशुओं की भांति उसका व्यापार किया जाए। वो बड़ी ही संगीन स्थिति दर्शाती है। चंद्रगुप्त के अचानक उपस्थित हो जाने से सारी स्थिति नियंत्रणाधीन हो जाती है। यह एक प्रकार की सही दिशामूलक कार्य व्यवस्था मानी जाएगी। द्वितीय अंक के अंतर्गत प्राप्त करने की अभिलाषा सहसा उत्पन्न हो जाती है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से मुक्ति चाहती है, जो नियताप्ति जैसे कार्य व्यवस्था की
शुरुआत है। चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह होना और महारानी के पद की प्राप्ति फलागम का प्रतीक है। यानी कि द्वितीय में प्राप्ति की अभिलाषा यानी ध्रुव स्वामिनी जो चाहती थी वो उसे मिलता है, चंद्रगुप्त जो चाहता था देश की रक्षा हो वो उसे मिलता है, और रामगुप्त जिसके सामर्थ्य की कोई बात नहीं थी उसका उसे उचित ही दंड मिलता है। और तृतीय अंक में यदि हम कहें कि लास्ट अंत में फलागम का प्रतीक क्या बनता है कि ध्रुव स्वामिनी पुनः रानी बनती है, वो एक तृतीय उसका फल है। ध्रुव स्वामिनी नाटक हर दृष्टिकोण से समस्याओं से घिरा किंतु समस्या प्रधान नाटक चरितार्थ होता हुआ दिखता है, लेकिन समस्याओं से घिरे होने के साथ साथ वो समाधान भी साथ ही लेकर चल रहा है। ऐतिहासिक गतिविधियों के क्रम में नाटककार ने आदर्श प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे नाटक के प्रभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी कि आदर्श, इतनी समस्याओं से घिरे होने के बाद भी आदर्श की प्रस्तुति की गई है और इसी से नाटक का प्रभाव बढ़ता है। ध्रुव स्वामिनी की कथानक संवेदनात्मक होने के कारण प्रश्न एवं उत्तर देने की प्रक्रिया संवेदनशील हुई है। प्रथम अंक में परिणाम से भुगतने वालों का परिचय स्पष्ट हुआ है। द्वितीय अंक में परिणाम और पराजय जैसी स्थिति का भली भांति चित्रण हुआ है। यह सारी गतिविधियां धर्म एवं राजनीति पर आधारित है। तीसरे अंक में संवेगात्मक स्थिति में नाटकीय मोड़ दिग्दर्शित हुआ है। अतः यह समीक्षा की जा सकती है कि यह नाटक शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक सफल नाटक है। यानी कि जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुव स्वामिनी शास्त्रीय दृष्टिकोण से, यानी नाटक एक अच्छे नाटक के जो शास्त्र में पैमाने मानक माने गए हैं उन पर यह नाटक पूर्ण रूप से खरा उतरता है। और इतने श्रेष्ठ नाटक को आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है, जिस पर हम निरंतर हमारे ई व्याख्यानों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारे ई व्याख्यान होंगे उनमें हम विभिन्न जो इसके पात्र हैं, इस नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण करेंगे, ताकि किसी भी पात्र के बारे में कोई भी बात आए तो वो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।